Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoskar and Sinha Tutorials. Guys, it's me JP Sinha, PGT Physics at Eklavya Educational Complex. Today we are going to study about the part 5th of the Force and Laws of Motion chapter guys. Okay, part 5th को आज हम लोग study करने वाले हैं and in the part 5th we need to know about the law of conservation of momentum. Conservation of momentum के बारे में पढ़ना है एक टॉपिक एंड एक टॉपिक हमें क्या पढ़ना है गाइज, तो एक टॉपिक हमें स्टडी करना है हमारे नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके गाइज, सो इट इज द पार्ट 5th ऑफ लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर. इट इज फॉर द स्टैंडर्ड 9. ओके गाइज, ये स्टैंडर्ड 9th के लिए है. ओके, सो यू कैन रीड इट, यू कैन स्टडी इट इजिली. देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि इन द पार्ट 4 व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. तो पार्ट 4 में मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते थे, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं गाइस? लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से. ओके, तो ये लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट मींस इसमें मोमेंटम का कुछ चेंज होता है. इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. तो इसका स्टेटमेंट क्या आया था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं. तो इसका स्टेटमेंट था कि द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू भी आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई गाइस, क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है. तो आप या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो या फिर इक्वल टू भी लिख सकते हो. तो इट इज इक्वल टू क्या, तो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ के बराबर होता है. ऐसा इसका स्टेटमेंट था, आपको ये मैंने बताया था. तो अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा गाइस, तो एक बार आप पार्ट 4 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हो. तो उससे आपको इसका एक बेटर आइडिया मिल जाएगा. अभी तो बस एक थोड़ा सा मैं रिव्यू दिया हूँ. ओके, अब इसी को शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, ये जो इतना लंबा स्टेटमेंट आपको मिला, इस लंबे से स्टेटमेंट को हम लोग एक छोटे से टर्म में 4 वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली. और वो 4 वर्ड में जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो वर्ड्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो दैट वर्ड विल बी नेट मोमेंटम. नेट मोमेंटम implies impulse. नेट मोमेंटम implies impulse. ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गाइस. बताइए कितने लेटर्स का है? 4 लेटर्स का है ना गाइस. तो सिर्फ 4 लेटर्स में हम लोग इस लॉ को एक्सप्रेस कर ले रहे हैं. जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैंने एक्सप्रेस किया था, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, ओनली 4 लेटर्स में. सिमिलरली टू दैट इसको भी मैंने कितने लेटर्स में एक्सप्रेस किया गाइस? 4 लेटर्स में. तो अब ये 4 लेटर्स वाला वर्ड कैसे सेकेंड लॉ को ही एक्सप्रेस करता है ये देखिए. तो देखिए यहाँ पहला जो 2 वर्ड है गाइस वो है नेट मोमेंटम. क्या है वो? नेट मोमेंटम. तो नेट मोमेंटम का मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो दैट मींस डेल्टा पी. ओके, ये इंप्लाइज करता है. इंप्लाइज मतलब इक्वल टू. या तो आप इंप्लाइज का सिंबल देते हो या इक्वल टू का सिंबल देते हो, तो दोनों सेम ही होता है. किसके इंप्लाइज है? किसके इक्वल है? इंपल्स के इक्वल है. किसके इक्वल है गाइस? इंपल्स के. तो इंपल्स को हम क्या कहते हैं? इंपल्स को कहते हैं फोर्स इनटू टाइम. इंपल्स जो होता है वो हमारे लिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो क्वांटिटी फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है. किसका प्रोडक्ट होता है गाइस? फोर्स एंड टाइम का. तो हमने ऐसा लिख दिया. अब इससे क्या होगा, जो डेल्टा पी है यानी चेंज इन मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम. अब P2 का वैल्यू mv हो जाएगा, P1 का वैल्यू हो जाएगा mu एंड इधर हो जाएगा ये हमारा f इंटू टी. तो इससे फिर क्या करेंगे, हम m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v माइनस यू इज इक्वल टू f इंटू टी. अब इसी के बाद हमें क्या करना है गाइस, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, t को बस यहाँ से ट्रांसपोज कर देना है. तो जैसे ही यू विल ट्रांसपोज द t, यू विल गेट
v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ, और ये v माइनस यू अपॉन टी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, देन यू विल गेट f इज इक्वल टू एम ए। आपको यहां से क्या मिल गया, f इज इक्वल टू एम ए। तो यही इक्वेशन ना आपको मिल रहा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी जो मैंने इक्वेशन निकाला था, आपको याद होगा कि वो वही आया था, f इज इक्वल टू एम ए। पहले तो आया था कि f इज इक्वल्स टू के एम ए, ये क्या आया था पहले, के एम ए। तो कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे भी 1 हो जाता है, तो आप चाहो तो इस के को हटा भी सकते हो फिर बाद में, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल f इज इक्वल टू एम ए। तो इस वाले इक्वेशन से भी, इस वाले स्टेटमेंट से भी हमें वही इक्वेशन आ रहा है f इज इक्वल टू एम ए। तो इतना लंबा स्टेटमेंट को याद रखने के बजाय हम ऐसे छोटे स्टेटमेंट में भी याद रख सकते हैं इसी चीज को, सेम कंडीशंस को। तो इससे देखिए आपको क्या फायदा होगा कि ये लंबे स्टेटमेंट को आपको उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं मिल पड़ेगी। और दूसरी बात इससे क्या होगा कि जब आप ये कहीं पे रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, चलो इसके साथ ही लिख देना, अकेले मत लिखना, तो ये एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये शॉर्टकट फॉर्म में मैंने ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया, फिर से रिवीजन मैंने कराया। अब गाइज मैं इसको इरेज करता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और लास्टली फिर मैं मूव करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वी आर मूविंग ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज। Okay guys, so now we are moving on the next topic, that is conservation of momentum. Okay, we are taking the topic conservation of momentum। क्योंकि ये मोमेंटम से ही रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैंने इसको एक साथ ही पढ़ा दिया। अभी जस्ट हम लोग मोमेंटम के बारे में स्टडी भी किए थे, मोमेंटम से रिलेटेड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी स्टडी किए, तो मोमेंटम से ही रिलेटेड ये भी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, इसको जरा समझिए। जैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, उसी तरह यहाँ पे हमारा मोमेंटम होता है कि टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ये आता है कि द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज that the total momentum will remain conserved। ये कैसा रह जाएगा, कंजर्व्ड रह जाएगा। ओके गाइस, अब कंजर्व रहने का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो कंजर्व रहने का मीनिंग ये है, अब इसको आप सपोज करके समझो, लेट अ बॉडी with mass m1 is moving with the initial velocity u1 and m2 with u2. After some time they collide to each other and then the final velocity of the bodies becomes V1 and V2 respectively। Then in this case the total momentum of the bodies before collision and
and total momentum after collision, total momentum after collision will remain same, will remain same. ओके गाइस, यही यहाँ पे कंटेंट है कि दो बॉडीज अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट सिचुएशन मैं लेकर रहा हूं, फर्स्ट सिचुएशन यहाँ तक वाला है, ये इनिशियल बॉडी विथ M1 M2 है ना, यहाँ तक का ये पहला सिचुएशन है। तो इस फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये M1 बॉडी था जो U1 वेलोसिटी से मूव करके जा रहा था, यहाँ पे ये M2 बॉडी है जो U2 वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है। ओके, दोनों सेम लाइन पे है लेट्स सपोज। अब क्या होगा, सेकेंड केस में क्या हुआ है कि ये आपस में आते आते नजदीक में पहुंचा M1 M2 एंड ये स्ट्राइक कर गया, ये U2 वेलोसिटी से ये U1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। तो स्ट्राइक जब करेगा तो यहाँ पे कुछ टकराने की आवाज आएगी एंड साथ ही साथ फिर ये वापस एक दूसरे को रिपेल करके रिटर्न होगा गाइस। तो यहाँ पे अब ये रिटर्न जब होता है तब ये हमारा थर्ड केस होता है एंड थर्ड केस में यहाँ पे क्या बन जाता है, तो ये M1 फिर से वापस इधर कहीं रिटर्न होने लगता है और अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के V1 हो जाती है एंड M2 भी वापस उधर कुछ रिटर्न होने लगता है और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है गाइस, V2 हो जाती है, रिटर्न होते हुए, इधर होते हुए, अपार्ट होते हुए। तो देखो पहले क्या हुआ, दोनों बॉडीज आया, टकराया एंड देन फिर रिटर्न हो गया। ओके, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो इस कंक्लूजन से आप क्या देख रहे हो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 था जब आया था कोलाइड होने एंड आफ्टर बाद में ये यहाँ से ऐसे चला गया। तो इस केस में होना क्या है, इस केस में टोटल मोमेंटम जो पहले था एंड टोटल मोमेंटम जो बाद में आने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो आप जरा टोटल मोमेंटम इस कंडीशन का निकालो, तो इस कंडीशन का टोटल मोमेंटम क्या होने वाला है गाइस, इस वाले बॉडी का M1 U1 प्लस इस वाले बॉडी का M2 U2, ऐसा होने वाला है। ये टोटल मोमेंटम हो गया पहले का, ये इक्वल होगा किसके, यहां से ये लाइन को आप पढ़िए। इन दिस केस क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले, तो कॉलिजन के पहले ये है, ये बिफोर द कॉलिजन है गाइस, बिफोर कॉलिजन। ओके, ये इक्वल होगा किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे सेम होगा, ये इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इक्वल टू का मैंने साइन दे दिया। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर वाला ये केस है गाइस, तो आफ्टर वाले के समय क्या मोमेंटम आया है ये मुझे बताइए जरा। तो आफ्टर के समय मोमेंटम आया है M1 V1 एंड प्लस M2 V2, ये दो केस आया हमारा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन लिखे हैं और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यही हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट से हमें ये इक्वेशन मिला, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ओके गाइस, दिस इज द इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को लेकर के आप जो भी तरह के इस ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, आप उनको बना सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल को। ओके गाइस, कोई भी न्यूमेरिकल मोमेंटम से रिलेटेड आप इस पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अगर आपको कभी भी पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो आप इसी चीज को डिस्क्राइब करोगे, इसी चीज के बारे में बताओगे। अब बात यह है कि ये प्रूफ कैसे होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो आया, ये तो इक्वेशन मैंने इससे निकाला, बट ये प्रूफ कैसे होगा, तो ये प्रूफ होगा गाइस थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। किससे प्रूफ होगा हमारा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। इसलिए हमें पहले अब क्या पढ़ना होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करना होगा, है ना। तो हम लोग अब इसको इरेज करते हैं एंड इरेज करके पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर से एक बार मोमेंटम को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक लेंगे एंड इसको प्रूफ करके देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन सच में यही आता है या नहीं आता है। एक बार फिर से प्रूफ करके देखेंगे। ओके, तो पहले अभी मैं इसको इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ पे अब हम लोग फिर मूव करते हैं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इस पे चलते हैं। ओके गाइस,
So I'm erasing it. You can take a screenshot if you want. Okay guys, so moving on the third topic, that means third law of motion. Third law of motion पे अब मूव करते हैं. So I am taking here the heading third law of motion. Okay, और आप जानते हो उसको और क्या कहा जाता है? इसको ये भी कहा जाता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स. क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का लॉ भी कहा जाता है. ओके गाइज, ऐसा कहा जाता है. तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है? इस लॉ में न्यूटन ने क्या बताया ये देखते हैं. तो इस लॉ में न्यूटन ने हमें बताया कि जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है तो एट द सेम टाइम दूसरा बॉडी भी पहले वाले बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है. तो पहला बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको कहेंगे एक्शन, एंड उसके इक्वल में जब दूसरा बॉडी फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको क्या कहेंगे? रिएक्शन. तो इस केस में ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स. ओके गाइस, सो वी आर राइटिंग द टॉपिक हियर. इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखते हैं. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि दिस लॉ टेल अस अबाउट द फोर्स एक्टिंग on two bodies by each other. एक दूसरे की वजह से जो दो बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट होते हैं उसके बारे में ये लॉ हमें बताता है. ओके गाइस, और इसका स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है कि देयर इज अ reaction force for every action force in the same magnitude या equal magnitude but opposite direction. ओके गाइज, यही इसका स्टेटमेंट बनता है. कभी कभी किसी बुक में ये ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर every action done on a body. ओके गाइस, तो बात एक ही हुआ, दोनों में वही कहा जा रहा है कि यहां पे भी बता रहा है वही कि एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसके लिए? एवरी एक्शन के लिए. एवरी जितना भी एक्शन हुआ उसके इक्वल में अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी बॉडी पे. और ये भी यही कह रहा है कि देयर इज अ रिएक्शन फोर्स. एक रिएक्शन फोर्स होता है एवरी एक्शन फोर्स के अगेंस्ट में. ओके, बट कैसा होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है. ओके गाइस, तो जैसे ये एक बॉडी है m1 मास का और ये कोई दूसरा बॉडी है m2 मास का. तो m1 अगर किसी पे इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1, ओके, या इसको हम FA लिखते हैं एक्शन फोर्स, तो M2 भी इस पे एक्सर्ट करेगा एक रिएक्शन फोर्स जिसको हम क्या कहेंगे? FR कहेंगे. तो यहाँ पे FA जो होगा गाइस वो इक्वल होगा FR के. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, बट इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा. डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे तो एक जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके,
क्योंकि डायरेक्शन जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये एक नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तब तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि ऐसे भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा बच्चों, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा तो मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू दोनों के लिए इक्वल होगा। दैट मींस अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये भी 2 न्यूटन का करेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर इसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा राइट टू लेफ्ट, और इसी अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यहां मैंने क्या सिंबल यूज किया है, नेगेटिव सिंबल। ओके, नेगेटिव सिंबल अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है क्योंकि, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव सिंबल यूज किया है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि आप ये समझ गए होंगे कि हमें थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ हमारा क्या स्टेटमेंट देता है यहाँ पे। ओके, तो यही हमारा थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ से रिलेटेड ये हमारा इक्वेशन यही बनेगा कि FA इज इक्वल टू FR इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, बट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन इट विल बी रिटेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके गाइज, सो ओवरऑल हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर लिया, और हम लोगों ने ये भी स्टडी कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब इसके बारे में फिर और डिटेल्स हम लोग लेंगे, बट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, एंड चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, और अगर कोई कमेंट या सुझाव है मेरे लिए तो वो भी कर ही दो। ओके, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं अप्लाई करता हूं अपने वीडियो में, आपने देखा होगा जब भी आपने कुछ कमेंट किया है तो उसको मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूं कि अप्लाई करूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज जो है वो गेन हो सके। ओके गाइज, सो लास्टली इतना ही, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।